नमस्कार दोस्तों, शिक्षा परीक्षा के इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हमारा एकमात्र उद्देश्य शिक्षा से लेकर परीक्षा तक आपके साथ बने रहना होगा। तो आप सभी को मालूम हो कि ये चैनल पर हमारा पहला वीडियो है, तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें तथा अंत में आप इस नतीजे पर पहुंचे कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा कोशिश करें हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने की जिसके लिए वीडियो जरा सी भी मददगार साबित हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वो भी ना भूलें। तो देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो मैं आज यहां पर बात करने वाला हूं सामान्य हिंदी की। हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं सामान्य हिंदी के साथ, और मैं आप सभी को इस चीज़ की गारंटी दूंगा कि जो सामान्य हिंदी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी आप सभी को, वो सामान्य हिंदी हर उस एग्जाम के लिए पर्याप्त होगी, चाहे वो यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, यूपी कांस्टेबल हो, मतलब हर उस एग्जाम के लिए पर्याप्त होगी जहाँ भी हिंदी से प्रश्न, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हों। तो सामान्य हिंदी की शुरुआत आज हम करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के साथ, क्योंकि कोई भी भाषा, हिंदी क्या है, हमारी एक भाषा है, और कोई भी भाषा पढ़ने से पहले हमें उस भाषा की वर्णमाला, जहां से उस भाषा का निर्माण हुआ है, उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम अपनी शुरुआत करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के साथ, हिंदी वर्णमाला के साथ। तो हिंदी एक भाषा है ना, बहुत सी भाषाएं आपके आसपास, इंग्लिश एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, तमिल एक भाषा है। तो सभी भाषाएं जो हैं उनकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। किसी भी भाषा का निर्माण वर्णों के ही आधार पर होता है। हमारे मुंह से निकलने वाली सभी ध्वनियां, है ना, क्या है, वर्णों का ही लिखित रूप है। निकलने वाली ध्वनियां वर्णों का ही उच्चारित रूप है। तो किसी भी भाषा का निर्माण कहाँ से होता है? वर्णों से। तो किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देखिए अभी यहाँ पे बोर्ड पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके कि इनका आखिर अर्थ क्या है। हिंदी, हिंदी को तो आप सभी जानते होंगे। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भी क्या है? भाषा है। और भाषा शब्द का जो निर्माण हुआ है हमारा, भाष धातु से हुआ है ना, धातु से ही मिलकर क्या हुआ है, इस भाषा शब्द का निर्माण। और भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। तो भाषा का अर्थ क्या हुआ? तो भाषा का अर्थ अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं, भाषा को परिभाषित करने की कोशिश करूं, तो भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है कि अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए, है ना, जो हमारे मन में विचार या भाव आए उन्हें हमें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा क्या कहलाएगी? भाषा। तो भाषा एक साधन है। भाषा क्या है? एक साधन है। किसका साधन है? किसका साधन है? हमारे मनोभावों या विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का। किसी भी व्यक्ति तक। यहां मैं खड़ा होकर अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं। कैसे पहुंचा रहा हूं? किसी भाषा के माध्यम से तो पहुंचा रहा हूं, है ना। वो बोलना और लिखना दो प्रकार उसके हो सकते हैं। साधन में क्या हो सकते हैं? या तो बोलकर या लिखकर, है ना। तो भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन में आए विचारों तथा भावों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सब चीज आप समझ आई हो। देखते हैं अपना अगला शब्द। अगला जो शब्द मैंने यहां लिखा है क्या है? वर्णमाला। 2-3 बार उच्चारित करें, वर्णमाला। तो वर्णमाला भी दो शब्दों का मेल सा तुम्हें दिखाई पड़ेगा। पहला शब्द है यहां पे वर्ण और दूसरा है माला। तो एक एक करके इन दोनों चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, इनसे छोटा कुछ भाषा में होता नहीं है ना। तो इसकी परिभाषा अगर मैं लिखने की कोशिश करूं
तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और एक चीज और होती है इसमें, जिसके लिखने के लिए आप लिख सकते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो इस लाइन को समझने का कोशिश करेंगे कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जो सबसे छोटा है, जो क्या है, पहले ही सबसे छोटा है, उसके और हम टुकड़े नहीं कर सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई। चलो एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कोई शब्द लिखा राम, मैंने कोई शब्द लिखा राम। अब मैं राम के टुकड़े कर सकता हूं या राम को छोटा करने की कोशिश करता हूं? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। राम में क्या है? रे। और ये चीज भी आपको समझ में आएगी, जो वर्ण, ये क्या है? रे क्या है? रे एक व्यंजन है, और व्यंजन का उच्चारण जब तक संभव नहीं है जब तक उसके साथ कोई स्वर ना हो, है ना। स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। और जब तक अपनी मूल अवस्था में कोई भी व्यंजन होगा, व्यंजन अपनी अवस्था में यानी बिना स्वर के, जब उसे अलग किया जाएगा तो उसमें क्या लगा होता है? नीचे हलंत। याद रखोगे, बाकी चीजें आगे समझेंगे, है ना। उसके बाद क्या है? मैं भी हलंत लगेगा, और इसका उच्चारण कराने के लिए यहां पे कौन है? ए। तो अब देखिए, अब ये सब क्या है? वर्ण है। अब क्या है? ये सब वर्ण है। अब इससे ज्यादा इनको नहीं तोड़ा जा सकता। इससे ज्यादा छोटा मैं इन सबको, राम का मैंने वर्ण विच्छेद कर दिया, अब इससे ज्यादा मैं इन्हें नहीं तोड़ सकता। तो यही क्या है? ये सब क्या है? वर्ण है। किसके वर्ण हैं? हिंदी भाषा के वर्ण हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब वर्ण को समझ पा रहे होंगे। तो एक चीज और देखिए, ध्वनि और वर्ण एक ही बात है। ध्वनि और वर्ण एक ही बात है। पहले हमारे मुख से कोई ध्वनि लिख ली होगी, जब भी तो हमने क्या कहा? हिंदी भाषा बना के उसका कोई संकेत चिन्ह बनाया जो वर्ण कहलाया। तो ध्वनि और वर्ण एक ही बात है। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वही क्या कहलाती है? वर्ण। वही तो है। सबसे छोटी ध्वनि कह दूं या सबसे छोटे इकाई कह दूं, वो क्या है? वर्ण ही है। ठीक है, वर्ण आप सब समझ पाए हो। बात करते हैं माला की। बात करते हैं माला की, अर्थात माला क्या है। तो माला आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, जब हमने फूलों को किसी व्यवस्थित क्रम में लगाया, एक क्रम में लगाया, है ना। ऐसे ही बिखरे हुए थे फूल, हमने क्या लिया? एक धागा लिया और फूलों को एक क्रम में पुरोना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या बने? माला बन गई। ऐसे ही हमने मोतियों को पिराया, है ना। जब मोतियों को पिराया गया तो क्या बन गई? मोतियों की माला बन गई। तो माला का अर्थ ही क्या है? व्यवस्थित करना, किसी चीज को व्यवस्थित करना, किसी चीज को व्यवस्थित करना ही क्या है? माला। माला का अर्थ है किसी भी चीज को व्यवस्थित क्रम में लगा देना, माला कहलाता है। तो आशा कर रहा हूं कि आप वर्णमाला का जो अर्थ है, जो परिभाषा है, अपने आप ही समझ गए होंगे। क्या है? वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लगाना वर्णमाला कहलाता है। बात समझ आई? वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे राम शब्द का मैंने वर्ण विच्छेद करके आपको दिखाया कि अब जो है ये र, वैसे र को उच्चारण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी स्वर की। लेकिन फिर भी क्या है, मैं ऐसे ही बोल देता हूं, र, आ, मैं और ए। अब इन्हें इससे छोटा नहीं किया जा सकता। अब इन्हें इससे छोटा नहीं किया जा सकता। एक शब्द क्या है? वर्ण है। माला का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। किसी भी चीज को जब किसी व्यवस्थित क्रम में हम लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? माला कहलाएगी। उम्मीद है हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और भाषा क्या है? भाषा वो साधन है जिसके सहायता से हम अपने मन के विचारों और भावों को किसी दूसरे के सम्मुख प्रकट कर सकते हो, है ना। बात समझ आई? आशा कर रहा हूं जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा है आपको समझ आ रहा हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, आगे देखते हैं ना। तो सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा, सबसे पहले
वर्णमाला की परिभाषा, तो क्या परिभाषा है वर्णमाला की? क्या परिभाषा है वर्णमाला की? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम जरूर याद रखना है ना। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आई बात समझ? तो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम। तो हिंदी वर्णमाला हम बचपन से सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं पढ़ना? अगर हमारी भाषा की बात होती है तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? वर्णमाला ही तो पढ़ते हैं। बचपन में हमारी पढ़ाई की शुरुआत ही कहाँ से होती है? वर्णमाला से। तो आप सभी को याद हो तो अच्छी बात है, ना याद हो तो मैं फिर से बता देता हूं तुम्हें कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं हमारी? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, 52 होती है। तो रिलेट करने के लिए याद कर सकते हो, हिंदी में इंग्लिश में कितनी होती है? हिंदी में 52, तो इंग्लिश में भी होती है ना। कुछ वर्ण होते हैं अल्फाबेट, है ना। कितने होते हैं अल्फाबेट में? 26। तो अच्छा, एक ट्रिक भी बन जाएगी यहां से। देखो हिंदी क्या है? भाषा है। हिंदी थोड़ी कठिन भाषा है ना। सब अभी तुमने पढ़ी है हिंदी तो तुम्हें आसान लगती है, इंग्लिश पढ़ी नहीं है, लेकिन इंग्लिश हिंदी से बहुत आसान है। तो याद करने के लिए कर सकते हो कि इंग्लिश वर्ण की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 26। और हिंदी उससे 2 गुना कठिन भाषा है, तो 26 दूनी 52। याद करने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हिंदी जो है इंग्लिश से 2 गुनी कठिन भाषा है, इसीलिए यहां पे वर्णों की संख्या भी क्या है? 2 गुनी। अंग्रेजी भाषा से 2 गुनी। अब 52 वर्ण तो हो गए। 52 एक प्रकार के वर्ण तो है नहीं। स्वर भी पढ़े हैं आपने, व्यंजन भी पढ़े हैं, और थोड़ा अगर आप कंपटीशन की तैयारी में हो तो अयोग वहां भी पढ़े होंगे, है ना। संयुक्त व्यंजन भी पढ़े होंगे, उच्छिप्त व्यंजन भी पढ़े होंगे। तो देखते हैं कौन कौन क्या क्या होता है, बाकी डिटेल में भी पढ़ेंगे, है ना। लिखने के लिए लिख लो। 52 होते हैं वर्ण, और ये किस प्रकार विभाजित होते हैं? तो 11 होते हैं इसमें स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अभी जो थोड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सभी बताऊंगा, है ना, कैसे कैसे होती है। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। उसके बाद उसके जस्ट बाद 2 अयोग वाह, 2 होते हैं हमारे अयोग वाह। अयोग वाह अनुस्वार और विसर्ग, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंग और आह। अंग और आह। बाकी आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद करने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है। उसके बाद हमारे व्यंजनों की संख्या होती है 33। तो 33 व्यंजन। व्यंजन कितने हुए? 33। उसके बाद 4 संयुक्त, 4 संयुक्त व्यंजन। 4 क्या हुए? संयुक्त व्यंजन। और 2 हमारे होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। 2 क्या होते हैं हमारे? उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ रहे होंगे। बाकी जोड़ के देख लो, 11 और 2 13, 13 और 33 40, और 4 50, और 2 52। इस प्रकार हमारी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। शायद ये तुम्हें ना दिखाई दिया हो तो मैं यहां लिख देता हूं, है ना। 4 क्या होते हैं हमारे? संयुक्त व्यंजन। 4 क्या होते हैं हमारे? संयुक्त व्यंजन। इनका क्रम किससे? उच्छिप्त व्यंजन से वैसे पहले होता है ना। वहां दिखाई नहीं दिया तो मैंने यहां पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मैं पढ़ाऊंगा आराम आराम से, है ना। तो देखो हमने क्या पढ़ा, हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला हमारे वर्णों का व्यवस्थित क्रम है ना। हिंदी भाषा हमारी एक क्या है? वैज्ञानिक भाषा है। हमें यहां याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं, है ना। हमें क्या करना है? चीजों को समझते हुए चलना, बस क्या करना है? समझते हुए चलना। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52, 52, है ना। क्लास के बाद ऐसे याद हो जाएंगे तुम्हें, जैसे
बचपन में कभी नहीं हुए, है ना। 52 के 52 क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे, तो 52 किस प्रकार है, 11 इसमें है स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है 11। 2 अयोगवाह, अयोगवाह कौन कौन से बताए मैंने तुम्हें, ये होता है अनुस्वर, इसे बोलते हैं अनुस्वर, इसे विसर्ग। बाकी जब इनका उच्चारण करते हो तो ये क्या है अंग, और ये क्या है आहा। अभी पढ़ाऊंगा आराम से, दिक्कत मत लो, टेंशन मत लो। 33 होते हैं हमारे संख्या में 33 व्यंजन, और 4 संयुक्त व्यंजनों के बाद होते हैं, उसके बाद 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, आशा कर रहा हूं आप सभी को ये चीजें समझ आ रही हो। चलो आगे बढ़ते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेना किसी को ले लो। चलो ये भी मिटा देता हूं। तो देखो अब हमारी हिंदी भाषा में वर्णों को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला क्या है स्वर, और दूसरा है व्यंजन। दूसरा क्या है व्यंजन। पहले इन दोनों में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, अंतर क्या है। उसके बाद जब मैं स्वर पढ़ाऊं या स्वर की तुम्हें परिभाषा पढ़ाऊं तो वहां समझने में तुम्हें थोड़ी सी आसानी होगी। तो स्वर क्या है, स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वतंत्रता हो, मतलब जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता हमें इनके उच्चारण के समय ना हो। ठीक है, जबकि व्यंजन ऐसे वर्ण हैं, व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना स्वरों के संभव नहीं है, जिनका उच्चारण बिना स्वरों के संभव नहीं है। तो थोड़ा यहां लिख लेता हूं व्यंजन। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्वर क्या है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं, जिन ध्वनियों का हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। जबकि व्यंजन की परिभाषा होती है स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। आई बात समझ कुछ? अगर नहीं आई है तो अभी उदाहरण से आपको समझ आ जाएगी। देखो स्वर क्या क्या है। ए हमारा पहला स्वर, बोलो आ हमारा दूसरा स्वर क्या होता है ई और ई। अभी 4 ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो कै, ख, ग और घ। अब देखो इनका उच्चारण करो, क्या है ए, आ, ई, ई। इनका उच्चारण करो, क्या है कै, ख, ग, घ। तो जब इनका उच्चारण कर रहे हो बोलो कै, 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 तो अंत में तुम महसूस करोगे किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है ना, ए की ध्वनि आ रही है ना। तो जो कै हमारा होता है उच्चारण करने के लिए हमें इसके साथ क्या लेना पड़ता है, ए। ये है क्या व्यंजन, ये क्या है व्यंजन। और जब इसके साथ कोई स्वर लगेगा तभी इसका क्या है उच्चारण संभव है, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं उच्चारित कर सकते हैं। सिर्फ कै को नहीं, खे को बोलो खे, खे। तो यहां भी तुम्हें समझ आएगा क्या है खे प्लस ए, क्या है खे प्लस ए। बात समझ आई। गे देखो गे, घे में भी क्या है ए। कोई भी वर्ण उठाओ, च उठाओ, छ उठाओ, ज उठाओ, सब में क्या है कम से कम ए तो है, कम से कम ए तो है, नहीं तो कोई और भी स्वर हो सकता है, का, की, के, है ना। कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, किसी भी स्वर के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। तो यहां मोटी मोटी बात आप समझ पाए होंगे कि स्वर क्या है। स्वरों के पास अपनी क्या है स्वतंत्र ध्वनि है, स्वतंत्र ध्वनि है। इनके उच्चारण के लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं है। जबकि बात किसी करें व्यंजन की, तो व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से बोले जाएंगे, स्वरों की सहायता से। चाहे वो कोई भी स्वर हो, बिना किसी स्वर के व्यंजन का उच्चारण हमारा संभव नहीं है। बात आई समझ, बात समझ आई। चलो तो अब एक एक करके हम और स्वर, व्यंजन और जितने भी हमारे वर्ण हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना।
उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो, तो देखो, सबसे पहले लिखो स्वर की परिभाषा। सबसे पहले स्वर की परिभाषा, स्वर क्या होते हैं, है ना। तो ऐसे वर्ण जिनके, या ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित, या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है, या जिनका उच्चारित हो सकते हो, स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हो क्या कहलाएंगे हमारे, क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाते हैं। अब देखो, स्वरों की संख्या मैंने तुम्हें बताई थोड़ी देर पहले कितनी होती है, 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। तो अब देखते हैं कौन कौन से 11 स्वर मैंने तुम्हें बताए, और जो बच्चों के माइंड में डाउट था कि नहीं जी 11 नहीं होती, 13 होती है या 10 होती है, उसे भी अभी हम कर देते हैं तुम्हारा क्लियर, है ना। चलिए देखो, अब स्वर होते कौन कौन से हैं, स्वर क्या है, होते कौन कौन से, जरा लिख लेते हैं एक बार, है ना। कहां से शुरू होते हैं, ए, उसके बाद आ, उसके बाद ई, फिर ई, उसके बाद ऊ, उसके बाद ऊ। और बचपन से हम इसको क्या बोलते आए हैं, रे से ऋषि, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है, री। याद रखोगे क्या होता, री, री, है ना। इसका उच्चारण क्या है, री। री के बाद ए, आए, ओ, औ, ओ और औ। और इन्हें भी हम अयोग वाहों को भी इनके साथ ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इसका रीजन भी मैं भी बताता हूं तुम्हें, अंग और आ, ठीक है। ये हमारे क्या है, स्वर माने जाते हैं, है ना। ये हमारे क्या, स्वर माने जाते हैं। एक बार संख्या की बात कर लेते हैं ना। तो 3 प्रकार से तुमसे स्वरों की संख्या पूछी जा सकती है, तीनों प्रकार हम देख लेते हैं ना। अगर हमसे पूछे उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या बताओ कितनी होती है ना। एक हमसे पूछ सकता है सामान्यतः, या पूछ ले मूलतः, या ऐसे ही पूछ ले खाली स्वरों की संख्या कितनी होती है। एक ये केस होगा। एक हमसे पूछा जा सकता है कुल स्वरों की संख्या बताओ, कुल स्वरों की संख्या। आ रही है बात समझ। तो हमसे स्वरों की संख्या 3 प्रकार से पूछी जा सकती है। देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे हम इनका क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। देखो, ए, आ, ई, ऊ तक तो थी बात ठीक, ऊ तक तो थी बात ठीक, लेकिन जैसे ही री की बात आई, जैसे ही किसकी बात आई, री की बात आई, तो री का उच्चारण क्या है, री रे के साथ है। और रे क्या है, रे एक व्यंजन है, रे क्या है, एक व्यंजन है। अब इसका उच्चारण व्यंजन के समान है, तो उच्चारण की दृष्टि से कभी भी क्या नहीं होगा, स्वर नहीं होगा। लिखना चाहो तो साइड में एक नोट बना के लिख लो, री का उच्चारण एक व्यंजन के समान होता है, री का उच्चारण एक व्यंजन के समान होता है, लेकिन इसकी मात्रा होती है, री की मात्रा होती है ना, री की मात्रा होती है ऐसे, कृपा लिखते हैं ना हम, कृपा, कृपा में किसकी मात्रा होती है, री की मात्रा, री की मात्रा होती है। उस आधार पे हमने कहां रखा है, इसे स्वरों के साथ रखा है। तो री हमारा क्या है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है। बात करो ए, आए, ओ, औ, यहां तक भी बात ठीक है, यहां तक भी क्या है, बात ठीक है। लेकिन जो सीन इसके साथ है ना, जो केस किसका है, री का, वही किसका है, इन दोनों का भी। अब देखो, इसका उच्चारण है अंग, इसका उच्चारण है अंग, और इसका आहा, इसका क्या है, आहा, अंग और आहा। क्या उच्चारण की दृष्टि से तुम्हें स्वर नजर आ रहे हैं? स्वरों की परिभाषा क्या है, स्वरों की परिभाषा है ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे स्वर कहलाएंगे। लेकिन ये दोनों क्या है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते।
तो ये दोनों भी क्या है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है। बात समझ आई? तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या होती है कितनी? 10। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 10 मात्र हमारे क्या है, स्वर हैं जब हम बात करते हैं किसकी? उच्चारण की दृष्टि से। अब बात करते हैं सामान्यतः या मूलतः। सामान्यतः या मूलतः अगर तुमसे स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो होती है 11, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी लिखवाई है ना, जो शुरुआत में मैंने तुम्हें क्या स्वरों की संख्या कितनी लिखवाई? 11। अगर तुमसे कोई पूछता है स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हमारा जवाब क्या होगा? 11। सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी होती है तो जवाब क्या होगा? 11। मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11। बात समझ आ रही है ना मेरी? अगर हमसे कोई भी स्वरों की संख्या पूछता है तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। जब तक हमसे क्या ना पूछे, जब तक हमसे क्या ना पूछे कि हमें उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या बताओ या कुल स्वरों की संख्या बताओ। अब देखो कुल स्वरों के साथ सीन क्या है। कुल स्वरों के साथ हम इन दो अयोगवाहों, मैंने बताया ना शुरू में, दोनों वर्ण क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह क्यों है, कैसे है, अभी बताता हूं, है ना। तो ये क्या है, ये दोनों वर्ण क्या है, इन दोनों वर्णों की भी क्या एक मात्रा हम लगा सकते हैं। कौन कौन सी? अनुस्वर की कौन कौन सी मात्रा लगाते हैं हम? एक तो ये लगाते हैं ना ऊपर कंठ, कंठ में क्या है ऊपर अनुस्वर है ना, और एक चांद, चांद में भी क्या लगाया हमने, ये जो लगाई ना चांद बिंदी, ये भी क्या है एक प्रकार का अनुस्वरी है। बाकी इनमें डिफरेंस में बताऊंगा, है ना, एक चैप्टर आराम से लूंगा पंचमाक्षर का, अपना टेंशन मत लो, है ना। ये क्या है, ये संस्कृत भाषा में प्रयोग होते थे, ये सिर्फ हिंदी भाषा में, संस्कृत हिंदी दोनों में प्रयोग हो जाता है। ये खाली बिंदी जो है ना अनुस्वर, और चांद जो चांद बिंदी है ना सिर्फ हिंदी में प्रयोग होती है ना। और आहा, आहा तो तुमने देखा होगा जैसे स्वतः लिखा है, स्वतः, ये क्या है स्वतः। तो इन दोनों को भी हम मात्रा के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इस दृष्टि से इन्हें भी क्या है स्वरों के साथ रख दिया गया है। तो कुल स्वरों की संख्या बात करी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 13। मैं आशा करता हूं कि तुमने ये चीजें समझ के इस बार लिखी है ना, रटी नहीं है। मैंने तुम्हें ये चीज रटाई नहीं है, एक एक वर्ण मैंने तुम्हें एक एक स्वर लिख के दिखा दिया कि भाई कैसे उच्चारण की दृष्टि से 10 कैसे होते हैं, सामान्यतः मूलतः 11 कैसे होते हैं, और कुल स्वरों की संख्या 13 किस प्रकार होती है। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, आगे चलते हैं ना, आगे बात करते हैं अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें यही अयोगवाह समझा देता हूं, है ना। थोड़ा सा अयोगवाह को समझने की कोशिश करेंगे, अयोगवाह को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अयोगवाह क्या है। अयोगवाह हमारे क्या है, तो परिभाषा लिखने या समझने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं, वर्णों को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, इसे बोलते हैं हम अनुस्वर। इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वर। और इसे विसर्ग, इसे क्या बोलेंगे हम? विसर्ग। ठीक है, ये इनके अपने अपने नाम हैं, और दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है? अयोगवाह। दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या? अयोगवाह। आई बात समझ? तो इसका उच्चारण क्या होता है, बोलो। इसका उच्चारण बचपन से पढ़ते हैं हम, क्या? अंग, क्या है? अंग, है ना, अंग, ए और गे, ऐसा ही कुछ उच्चारण है। और इसका उच्चारण क्या पढ़ते हैं हम आज तक? आहा। इसका क्या होता है? आहा। तो देखो, जब हिंदी का मतलब विद्वानों ने क्या करा, वर्गीकरण कहा, तो उन्होंने दो भागों में किया। किसमें? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वरों के पास अपनी स्वतंत्र ध्वनियां हैं, स्वरों के पास अपनी स्वतंत्र ध्वनियां हैं। और जब मैं बात करता हूं किसकी? व्यंजन की, है ना। किसी व्यंजन को देखते हैं, मान लो ख को देखते हैं, ख। ख क्या है? अभी बताया ना मैंने। बाद में क्या होगा, उच्चारण के लिए इसमें क्या आएगा? कोई ना कोई स्वर आएगा, कोई भी स्वर हो सकता है। ए मैंने लिख दिया, ए तो कम से कम होगा ही होगा। तो व्यंजनों की शुरुआत व्यंजन से हो गई, खत्म ध्वनि किस पे होती है? किस पे? स्वर पे, है ना। व्यंजन से शुरू हुए और ध्वनि खत्म कहां हुई? किसी स्वर की सहायता से, है ना। लेकिन यहां पे क्या है? उल्टा है। यहां पे क्या है? उल्टा सीन है। यहां पे किसी स्वर से शुरू होकर खत्म किस पे हो रही है? किसी व्यंजन पे। तो बात समझ आई? ये क्या है? अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं, ना तो स्वर होते हैं या ना ही विसर्ग। इनकी स्थिति क्या होती है? बीच की होती है। तो अयोगवाह में लिखेंगे हम, ये ऐसे वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं
जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है ना, न ही व्यंजन है। और आगे लिखेंगे इनकी स्थिति स्वर और व्यंजनों के बीच की होती है। इनकी स्थिति स्वरों और व्यंजनों के बीच की होती है, के बीच की होती है ना। तो अयोगवाह से तुमसे परिभाषा तो कोई पूछेगा नहीं, बस तुमसे पूछेगा अयोगवाह होते क्या, कौन कौन से है ना। इनका तुम्हें प्रयोग करना मैं सिखा दूंगा है ना, अभी पीछे पढ़ेंगे, एक चैप्टर अलग से लगाऊंगा मैं क्लास। तो अयोगवाह तुम्हें शायद समझ में आए हो। अयोगवाह क्या है? उच्चारण की दृष्टि से ना तो ये स्वर है और ना ही क्या है व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से ना तो ये स्वर है ना ही ये व्यंजन है। आई बात समझ? तो इन्हें कहां रख दिया? स्वरों के बाद इस वजह से रख दिया क्योंकि इनका भी प्रयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं? एक मात्रा के रूप में कर सकते हैं। बस यही कारण इनका स्वरों के साथ रखने का है। जब हमसे पूछा जाएगा कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हम वहां जवाब दे सकते हैं इन दोनों को मिलाकर क्या 13। चलो अभी स्वर के बारे में फिर वापस आते हैं ना। ये तुम्हें दिमाग में घूमते रहते कि भाई अयोगवाह क्या है 13 क्यों ले लिया उसके साथ, इस वजह से मैंने तुम्हें थोड़ा सा बता दिया। अब देखो स्वरों का भी क्या है वर्गीकरण, स्वरों के भी क्या है प्रकार हैं। स्वरों का वर्गीकरण कैसे कैसे किस किस प्रकार पर हुआ है? तो पहला जो स्वरों का वर्गीकरण है वो है उनके उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उच्चारण काल क्या है? काल का मतलब हिंदी में हमेशा किससे होता है? समय से, है ना। अरे बात समझ, काल क्या है? समय। तो उच्चारण में जो उनके समय लग रहा है ना उसके आधार पर हमने स्वरों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, है ना। 1, 2 और तीसरा भी होता है। चलो पहले 2 समझ लो उसके बाद तीसरा समझाता हूं, है ना। पहला है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। आई बात समझ? पहला क्या है? हास्य स्वर, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। हास्य जो होते हैं कौन से? छोटे, है ना। आज तक जो क्या है छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ये सब क्या है? हास्य स्वर। हास्य का मतलब होता है छोटा। और हमने यहाँ पे किस आधार पे इनका वर्गीकरण किया है? उनके उच्चारण काल के आधार पे, उनके उच्चारण काल के आधार पे। तो बात समझ में आई होगी तुम्हें किस, है ना। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, है ना। कम का मतलब ऐसा बहुत कम, इनसे कम किसी का उच्चारण, इनसे कम समय में किसी का उच्चारण नहीं होगा, है ना। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, ठीक है, क्या कहलाएंगे? हमारे हास्य स्वर। क्या कहलाएंगे? हमारे हास्य स्वर। देख लेते हैं दीर्घ स्वर क्या होते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट, जिसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या लगेगा? अधिक समय। ह्रस्व स्वर से क्या लगेगा? अधिक समय। स्वर से अधिक या 2 गुना भी बोल देते हैं इसे ना। लिख लो, चलो 2 गुना ही लिख लो। 2 गुना समय लगता हो। ठीक है। अब देखो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। ए, ई, उ और री। ये कितने होते हैं संख्या में? 4। और जो बाकी बचे हैं वो क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर यहां लिख दूं? अरे कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूं, है ना।
नीचे शायद तुम्हें विजिबल ना हो, है ना। तो मैं दीर्घ स्वर यहां लिख देता हूं, बात समझ में आ रही है। तो क्या क्या बचा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। बात समझ आ रही है, किसी कोई समस्या? अभी मैं समझा देता हूं, है ना। देखो ह्रस्व स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, मतलब बहुत कम समय लगता हो। और दीर्घ स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता हो। तो उच्चारित करो आ, है ना, ये क्या है आ, है ना, ई, ओ, री, ये क्या है उ, री। और बोलो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है, इनके में उच्चारण में क्या लगेगा, कुछ ज्यादा समय लगेगा। उनके उच्चारण में क्या लगेगा, हमें कुछ ज्यादा समय लगेगा। तो इसी आधार पे हमने क्या है, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर में इनका क्या क्या है, वर्गीकरण। तो देखो दीर्घ स्वर जो होते हैं और ह्रस्व स्वर होते हैं, इनकी मात्रा जब तुम छंद पढ़ोगे ना, वहां तुम्हें समझ आएगी, वहां तुम्हें ये चीज मैं एक बार वहां भी बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इनकी क्या होती है, एक मात्रा। इनकी क्या होती है, एक मात्रा। क्यों होती है एक मात्रा, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इनकी क्या होती है, एक मात्रा। और इनकी दो मात्राएं, इनकी क्या होती है, दो मात्राएं। आई बात समझ। ह्रस्व स्वर जो छोटे स्वर हैं उनकी हमेशा एक मात्रा होती है, जबकि जो हमारे क्या है, दीर्घ स्वर या बड़े स्वर हैं उनकी हमेशा दो मात्राएं होती हैं। अब तीसरा, भाई अभी दो ही तो बताए, मैंने क्या बताया, तीन भागों में हमने वर्गीकृत करा है। तो देखो तीसरा जो होता है वो कुछ नहीं है ना। तो देखते हैं प्लुत स्वर क्या है। तीसरा था हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर क्या है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं प्लुत स्वर क्या है। मान लीजिए हमने किसी को आवाज लगाई, हाँ, नाम क्या है उसका, राधा, किसी का नाम है राधा। तो हमने आवाज क्या दी, राधा, है ना, ऐसे लगाते हैं ना आवाज, राधा। तो हमने रा के साथ जो आ स्वर है, रा के साथ जो आ स्वर है, उसको क्या किया, थोड़ा सा खींच दिया। थोड़ा सा क्या किया, खींच दिया, थोड़ा अधिक समय लिया। मानो एक और एग्जांपल, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, तो हम क्या कर रहे हैं, जो ओ स्वर है इसका क्या जानबूझकर हम क्या कर रहे हैं, स्वर जो ओ स्वर में जो समय लगता है उससे ज्यादा समय लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लुत स्वर जानते हैं, प्लुत स्वर क्या है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ, भाई दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता था, ह्रस्व स्वर में कम। तो दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता, अधिक समय लगता हो, है ना। तो इनका यूज कहां है, देखो कहां है, किसी को आवाज देने के लिए हम क्या करते हैं, स्वरों को थोड़ा सा और अधिक समय लेकर बोलते हैं। एक और इनका प्रयोग है, जब नाटक होते हैं ना, नाटक, मंच पर नाटक, वहां पे भी क्या होता है, शब्दों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, है ना, कोशिश करी जाती है कि लोगों पे थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव दिखाया जाए। तो वहां भी इनका प्रयोग किया जाता है। लिखने के लिख सकते हैं, नाटकों में संवाद तथा पुकारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दरअसल में प्लुप्त स्वर कुछ है ही नहीं। प्लुप्त स्वर क्या है, कुछ है ही नहीं। हमने अपने स्वरों को थोड़ा अधिक समय के लिए उच्चारित किया है, बस क्या है, हमने अपने स्वरों का क्या है, उच्चारण थोड़े से जो समय उनका वाजिब समय है उससे थोड़ा सा अधिक समय तक उनका उच्चारण किया है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला का परिचय, हाँ, संक्षेप में बताने की कोशिश की थी, क्योंकि संक्षेप में ही बहुत है आपके लिए, है ना। उसके बाद स्वरों की जानकारी हमने पूर्णतः लगभग
ले ली है। स्वर क्या हैं, कितने स्वर हैं, उच्चारण की दृष्टि से उनकी कितनी संख्या है ना, कुल संख्या अगर सामान्यतः पूछे तो कितनी संख्या, कौन कौन से हमारे स्वर होते हैं, कौन से हास्य हैं, कौन से दीर्घ हैं, संयुक्त स्वर के बारे में भी मैंने शायद आपसे बात की। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। तो अगर आपको यहाँ तक आए हैं, आप अंत में आप वीडियो को देख रहे हैं, तो दरअसल सी बात है आपको वीडियो समझ में आई, पसंद आई होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाएं, अपना बहुमूल्य कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम रोजाना या जो भी फ्रीक्वेंसी है उस पर वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो देखने के लिए